Yeah, guys. So I am Mayank, and we are going to learn here AutoCAD, some of its fundamental, some of its advanced things over here. Okay. So this is the interface of my AutoCAD. I am using AutoCAD 2019. Okay. So you can use AutoCAD by 2016 version to 2021. The latest one is to 2021. You can install as per your choice, but make sure that you are downloading the student version so that you can access it on free of cost. Okay, if you are doing something professional things, then you can buy license, you can do more accessible AutoCAD things. So see, this is the starting view of AutoCAD. Here, for introduction purpose, I will tell you that what is AutoCAD and where we are using AutoCAD and how to use this thing. So see, this is the starting drawing template over here. यहाँ पे टेम्पलेट है, बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिलेंगे जब आप इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। टेम्पलेट एक वो चीज़ होती है जो भी, सपोज आपको किसी के लिए काम करना है, किसी क्लाइंट के लिए आपको काम करना है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टाइम पे रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको उनके पर्सनल टेम्पलेट यूज़ करने पड़ते हैं। सो नाउ व्हाट इज टेम्पलेट? टेम्पलेट एक वो चीज़ होती है, सपोज मैंने आपको कुछ काम करने को दिया है, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है एक नॉर्मल व्यू के हिसाब से। आपकी व्यू रेंज चेंज हो रही है, आपको अगर स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम अपना एक टेम्पलेट बनाते हैं, अपनी खुद की एक सेटिंग्स फॉर्म करते हैं, उस सेटिंग्स को हम नाम देते हैं टेम्पलेट। तो आप जब ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे आपका, तो आप यहाँ पे हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है ये, आप देखेंगे कि यहाँ पे खूब सारे टेम्पलेट बने हुए हैं ऑलरेडी, जो कि एक आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये आर्किटेक्चर आपको इसीलिए यहाँ पे दिया गया है ताकि आपको मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्लस प्लॉट स्टाइल एंड प्लान तीनों चीज की बातें आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग अपन में से जो हैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो उनको ये चीज बहुत इजी वे में यहाँ पे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं। आप चाहेंगे तो आप अपने सेटिंग्स में चेंजेस करके आप अपना खुद का टेम्पलेट भी बना सकते हैं, बट मेक श्योर दैट जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपको बोलेगा, आपको उसी के हिसाब से अपना टेम्पलेट डिजाइन करना पड़ता है। टेम्पलेट कैसे डिजाइन करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन आई एम टेलिंग दैट। So see, there are so many templates that belongs to architecture structure for plotting and for manufacturing purpose. On the below of that, you can see there are two templates, Imperial and Metric. And besides that, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है no template. Why no template? Because these two are the universal template. We can use these two templates in any of us drawing. हम एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंपीरियल क्या है और मैट्रिक क्या है। तो आपकी जितनी भी गल्फ कंट्रीज होती है, लाइक दुबई, कतर एंड ऑल, जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज होंगी, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वो लोग, तो वो मेंटेन करते हैं मैट्रिक में। मैट्रिक होता है आपका मीटर एंड सेंटीमीटर। सपोज जो भी लेंथ, आप जो भी ऑब्जेक्ट अपना डिजाइन करेंगे, उसकी जो भी डायमेंशन होगी वो हमेशा मीटर डॉट सेंटीमीटर में चलेगी। इन द केस ऑफ इंपीरियल, इंपीरियल में हमेशा याद रहे, जो आपकी यूनिट होती है, जो आपका स्टैंडर्ड होता है, जो यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑल जो पर्पस के लिए यूज करते हैं क्लाइंट्स, वो यूज करते हैं आपका इंपीरियल। और इंपीरियल होता है फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, नॉट इंचेस, फ्रैक्शनल इंचेस, बिकॉज डेसिमल्स में जितनी भी चीजें आएंगी वो फ्रैक्शनल इंचेस में जाएंगी। नाउ सी, दिस इज द टेम्पलेट कंडीशंस, यू कैन चूज वन ऑफ देम। सीखने के लिए हम अभी मैट्रिक ओपन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बतानी है जो कि मैं आपको बता दूँ। जैसे कि ऑटोकैड आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप जस्ट autodesk.com की साइट पर जाएँ गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद में आप उसको एज अ स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड करें। वर्जन आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट 2016 से नीचे कोई सा भी वर्जन मत लीजिएगा, बिकॉज आजकल के टाइम पे उस फॉर्मेट में डिजाइनिंग नहीं होती है। अब लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है 2021 का। ओके, सो जब आप डाउनलोड कर लेंगे, नियरली ये थोड़ा सा मतलब लार्ज साइज में है, बट जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको याद रहा है, आपको इन्फ्यूजन एंड इन्वेंटर डाउनलोड नहीं करना है, आपको बेसिक ऑटोकैड डाउनलोड करना है।
और इन द लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से होगा, बट जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको याद रहे यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन आता है यहाँ पे आप कभी भी क्लिक मत कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे इंटरनेट आपका ऑन है और आप अभी यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको लाइसेंस क्लेम करना पड़ेगा। लाइसेंस क्लेम क्या होता है? लाइसेंस क्लेम में आपको बता दूं, अगर ऑटोडेस्क ने आपका ये जो आप इलीगल वर्जन आप जो चलाएंगे, अगर ये उन्होंने ट्रैक कर लिया तो आपको इस चीज़ का क्लेम भरना पड़ता है। और क्लेम बहुत आप कह सकते हैं कि एक हाई अमाउंट है, बिकॉज इसका जो लाइसेंस है वो 20,000 अप्रॉक्स होता है, तो इसका जो क्लेम आएगा वो 20,000 के बाद आएगा और वो आपको भरना पड़ता है। तो प्लीज़ उन बातों का ध्यान रखिएगा, कभी साइन इन पे क्लिक नहीं करना है अगर आप लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। नाउ मैं सेलेक्ट करूँगा टेम्पलेट में metric. Why metric? Because it is easy to use, it is easy to understand. आप देखोगे यहाँ पे ये एक ऑटोकैड का इंटरफेस है। इंटरफेस बोले तो जहाँ पे हम काम करेंगे, और जहाँ हम काम करेंगे इस पूरे एक रेक्टेंगुलर शेप वाले को हम बोलते हैं वर्क स्पेस। ये वो वर्क स्पेस है जो कि इनफाइनाइट होती है। जिस तरह की हमारी काउंटिंग चलती है फ्रॉम जीरो टू एंड, जिसका कोई एंड नहीं है, ये सेम चीज़ है, इसका कोई एंड नहीं है, ये हमेशा इनफाइनाइट है। आप इसमें कितना ही छोटा ऑब्जेक्ट, कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट आप इसमें बना सकते हैं। ओके, सी अभी एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैं इसमें ग्रिड ऑन करूँगा, इसमें आप देखेंगे एक छोटे छोटे और बड़ा स्क्वायर शेप का बॉक्सेस आ चुके हैं। तो ये चीज़ क्या होती है? ये एक वो चीज़ होती है जैसे कि मैंने जाना है बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग से, तो ये रिलेट कर पाएंगे। जब भी कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे चलती है तो जितना भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, जहां जहां कॉलम बैठेगा, जहां जहां स्लैब पे कॉलम टच करेगा, जहां जहां स्क्रीड के साथ कॉलम टच करेगा, वहां वहां आपको ग्रिड डालनी पड़ती है। और ग्रिड वो चीज होती है जो आपके एक रेफरेंस के काम आती है। हाँ, इस लेवल पे मुझे इतना ये वाला एलिवेशन रखना है, हाँ मुझे यहाँ पे ये ऑफसेट देना है, तो ग्रिड उस चीज के लिए काम आती है। आप देखेंगे एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो होता है, ग्रिड की एक स्पेसिंग होती है। ग्रिड कभी भी क्लैश नहीं करनी चाहिए, अगर ग्रिड क्लैश करेगी तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, सो ग्रिड इस चीज के लिए काम आती है, और ग्रिड हम हमेशा ऑन रख के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक रेफरेंस लेने में बहुत आसानी रहेगी। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, आपकी जो डिजाइनिंग होगी, वो कभी भी किसी भी एंगल में, किसी भी डिग्री पे रोटेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो हम जैसे जैसे अपन आगे सीखेंगे आप लोगों को पता चलेगा। नाउ सी, दिस इज सम x and y thing. What is this thing? I will make clear to you. What is this x and y? This x and y is the coordinate. आपने सुना होगा x axis and y axis. In 2D drafting we will use x axis and y axis. जब भी हम 3D पार्ट करेंगे, 3D बोले तो ऑटोकैड के अंदर होता है आइसोमेट्रिक, हमेशा याद रखें। ऑटोकैड में 3D जैसा कुछ नहीं है। ऑटोकैड में जो 3D हम बोलते हैं वो एक आइसोमेट्रिक व्यू है, और हम इसको आइसोमेट्रिक के ड्राइंग में ही काउंट करते हैं और उसी को 3D बोलते हैं। जब हम 3D इसमें सीखेंगे, दैट मीन जब हम आइसोमेट्रिक चीजें करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें एक एक्सेस और निकलेगी यहाँ पे, जो कि होगी z एक्सेस। जबकि हम अभी 2D में हैं तो यहाँ पे अभी x एक्सेस और y एक्सेस है। ओके, ये आपका एक कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करती है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऑफ कोर्स, कोऑर्डिनेट एक वो चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप डिजाइन करेंगे, कोई भी आप सिंपल एक लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट के बेसिस पे करेंगे। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको एक परफेक्ट हमेशा के लिए एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे आपका हर एक पॉइंट स्टार्ट होगा। उस पॉइंट के अलावा आप कभी कोई और कोऑर्डिनेट सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि अगर एक बार कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा तो प्रोजेक्ट नॉर्थ एंड द ट्रू नॉर्थ, जो कि बहुत बड़ी चीज है, प्रोजेक्ट की डायरेक्शन जो सेलेक्ट करती है वो एकदम चेंज हो जाएगी। प्रोजेक्ट नॉर्थ क्या होता है और ट्रू नॉर्थ क्या होता है, ये हम जब ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तब हम सीखेंगे। फिलहाल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं जो जो टर्म आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जो जो आपको इशू लग रहा है, जिस चीज में जो समझ नहीं आ रहा है, मैं उस चीज को बाद में क्लियर कर दूंगा। Now see, there are so many tabs, that home tab, insert tab,
these all are tabs from home to featured apps. These all are the tabs, and under those tabs, हर एक टैब के अंदर में एक एक टूल है. These are the tools. इन सबको टूल बोलते हैं. ये जितने भी हैं हर एक को टूल बोलते हैं. यानी कि हर एक टैब के अंदर बहुत सारे टूल मिलेंगे. जैसे कि होम टैब में इतने सारे टूल्स हैं, इंसर्ट टैब में आपको और भी ज़्यादा टूल मिलेंगे, एनोटेट में भी बहुत ज़्यादा टूल्स मिलेंगे. ऐसे ही फीचर्ड ऐप्स तक आपके पास में टूल्स होते हैं. नाउ ये क्या काम आते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हम बिल्कुल सीखेंगे. मैं इसका आपको एक ओवरव्यू भी दूंगा. उसके पहले हम जानते हैं कि ऑटोकैड की सेटिंग्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, और हम जो ऑटोकैड की फाइल सेव करते हैं वो किस किस एक्सटेंशन पे होती है. सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे आप ऑटोकैड के सिंबल पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो मैंने कुछ कुछ काम किया है थोड़ा बहुत, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक शो हो रहा है. यानी कि आपका जो भी लेटेस्ट प्रीवियस वर्क, वो आपका यहाँ पे हाईलाइट करेगा. यहाँ पे हाईलाइट इसलिए करता है बिकॉज आपने वो चीजें प्रॉपरली क्लोज नहीं की हैं, आपने वो चीज यहाँ से रिमूव नहीं की है, इसलिए वो चीज यहाँ पे शो होती है. नाउ ऑटोकैड में क्या क्या फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, हम क्या क्या फाइल एक्सटेंशंस यूज करेंगे, और हमें कहाँ कहाँ वो एक्सटेंशंस यूज करने होते हैं. तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं. एक्सटेंशंस वो चीज़ है, जब आप कोई वीडियो डाउनलोड करोगे तो आपने नोटिस किया होगा वो MP4 में डाउनलोड होती है, बिकॉज MP4 इज द एक्सटेंशन फॉर दैट वीडियो. आप कोई फोटो क्लिक करेंगे तो आपको वो 2-3 फॉर्मेट में मिल सकती है, JPG, JPEG, TIF फाइल और समथिंग एल्स. सो दोज आर द एक्सटेंशंस. सिमिलरली ऑटोकैड में भी एक्सटेंशंस होते हैं, और वो एक्सटेंशंस क्या होते हैं. सबसे पहला जो एक्सटेंशन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने जितनी भी फाइल बनाई है वो बनाई है DWG में. इन द लास्ट में आप देखेंगे .DWG. यानी कि ये डिपेंड करता है कि हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो किस पर्टिकुलर रीजन से बना रहे हैं. ये जो मैंने फाइल सेव की है ये है DWG में, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से. जब भी आप इसको ओपन करेंगे ये कभी भी फ्रीज नहीं होगी, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं. उस एक्सटेंशन को बोलते हैं .DWG. फॉर द फील्ड पर्पज, जब भी आप फील्ड में काम करेंगे, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी काम करेंगे, आपको ड्राइंग्स जब भी रीड करनी होगी, तो वो जब भी आपके पास फॉर्मेट आएगा वो हमेशा .DWG में होगा. बिकॉज एज पर साइट कंस्ट्रक्टिबिलिटी आप उस चेंजेस कर सकते हैं उस ड्राइंग के अंदर. दैट्स वाई हम .DWG में फाइल सेव करते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी एक्सटेंशंस कभी यूज ही नहीं करेंगे. हम यूज करते हैं, लेकिन उनका एक अलग अलग तरीका है. अब देखते हैं कि अलग अलग कौन से होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे न्यू. जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, ड्राइंग एंड शीट सेट. व्हाट आर ड्राइंग एंड व्हाट आर शीट सेट? तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जो ड्राइंग है, जितना भी अपना प्लान व्यू में काम चलेगा. प्लान व्यू क्या होता है? प्लान व्यू एक वो चीज़ है जो भी आप 2D में ड्राफ्टिंग करोगे आइदर बाय 6 व्यूज. 6 व्यूज कौन से होते हैं? टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू और योर कॉर्नर्स. तो ये जो होते हैं ये होते हैं आपके 6 व्यूज. 6 व्यूज में जो भी आप काम करेंगे ऑन 2D, वो आपको हमेशा प्लान व्यू इंडिकेट करता है. और जो 2D रहेगा, आपको हमेशा एक चीज तो याद होगी कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो 2D होता है वो आपका एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पे ही चलता है. नाउ दिस इज द ड्राइंग. आप देख रहे होंगे यहाँ पे DWG लिखा हुआ है. सो ये DWG क्या होता है? DWG जैसे मैंने आपको बताया ये एक एक्सटेंशन है. आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप एक DWG फाइल का एक्सटेंशन ओपन कर रहे हैं, बट आप जब आप इसको सेव करेंगे तो आप एज पर योर चॉइस आप इसको सेव कर सकते हैं, चाहे वो DWS हो, DWN हो या DWT हो. वो क्या होते हैं वो मैं जब आपको ये वाला भी सेक्शन बताऊंगा उसमें मैं कवर करूंगा. उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप शीट सेट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शीट शीट वो चीज होती है, जब भी आपका साइट पे काम होता है तो एक शीट के प्लान पे जाता है. वो प्लान होती है शॉप ड्राइंग. उसको हम वहाँ पे प्लान नहीं बोल के हम उसको बोलते हैं शॉप ड्राइंग. शॉप ड्राइंग एक वो चीज है जो कि एक प्रोजेक्ट की एक फाइनल चीज होती है, और एक उस फाइनल चीज के अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा क्लाइंट पैसा देता है. जब वो चीज आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी,
आप उसको प्लॉट में डालेंगे। प्लॉट में डालने के बाद जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो वो होता है आपका शीट एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज ओपन। ओपन में भी सेम चीज है, बट आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको दो चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। वो दो चीज एक्स्ट्रा क्या है? दो चीज एक्स्ट्रा है, एक तो DGN फॉर्मेट एंड द ड्राइंग फ्रॉम AutoCAD वेब और मोबाइल। ओके, सो व्हाट आर दोस थिंग्स? जब भी आपको क्लाइंट स्टार्टिंग में जो आपको परस्यू करता है काम के लिए, आपको जब वो काम देगा करने को स्टार्टिंग में, तो आपको वो कुछ लिंक्स देता है और कुछ फाइल्स देता है। तो वो जो लिंक्स होते हैं, आप उन ड्राइंग्स को आराम से एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम वेब एंड मोबाइल। अगर आपको वो चीज़ यूज़ करनी है तो आपको ये वाला ऑप्शन हमेशा याद रखते हुए इसी से वो फाइल ओपन करनी है। अगर आप इस चीज़ को याद नहीं रखते हुए वो चीज़ ओपन नहीं करेंगे तो मे बी हो सकता है कि वो फाइल या तो ओपन ही नहीं होगी। अगर वो ओपन होगी तो उसके प्रोजेक्ट नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ चेंज हो चुके होंगे। सो मेक श्योर कि वो कैसे होता है। नाउ सी व्हाट इज DGN। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि DWG एक फाइल एक्सटेंशन है। सिमिलरली DGN इज ऑल्सो फाइल एक्सटेंशन, यानी कि जब आपको क्लाइंट फाइल देता है तो वो DWGN में होता है, नॉट इन DWG। इट इज DGN। DGN में आपको हमेशा फाइल मिलेगी। वो आपको इंपोर्ट कराने के बाद में आपको DWG में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और एल्स आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, make sure it should be in DWG format. If you want to change anything in any drawing of AutoCAD, हमेशा याद रहे वो उसका एक्सटेंशन DWG में हो। Next is save as. What is save as? First I will collect as save. Save is very important thing but a very common thing also. Control S is the save, but आप उसका एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं उस फाइल का, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2 से 3 चीजें और नहीं देखने को मिलेंगी, जो कि फर्स्ट और सेकंड है, ये कॉमन है, मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपको थर्ड है वो मिलेगी DWT। DWT क्या होता है? DWT एक वो फॉर्मेट है, एक टेम्पलेट का फॉर्मेट है। यहाँ पे जो T है वो डिनोट करता है टेम्पलेट, यानी कि ड्राइंग टेम्पलेट। AutoCAD का ये एक टेम्पलेट होगा जिसमें आप काम करेंगे। जब भी आप उसको सेव करेंगे तो एज अ DWT करेंगे, बिकॉज वो एक टेम्पलेट होगा। एक DWS फाइल होती है जो कि एक स्टैंडर्ड शो करती है। जब भी आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं किसी भी काम का, जिसमें आपको फर्दर फ्यूचर में आपको कोई स्टैंडर्ड चेंज नहीं करने हैं। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है वो 100 सेंटीमीटर की है, आपको वही लाइन आगे यूज करनी है फर्दर टाइम तक, तो आप उस चीज को DWS में चेंज कर सकते हो, ताकि आप जब भी किसी और फाइल में DWS को लोड कराओगे तो वो हमेशा 100 सेंटीमीटर और मीटर जिसमें भी आप सेव करेंगे वो आपको वैसे के वैसे ही मिलेगी, सेम कोऑर्डिनेट पे मिलेगी, सेम पोजीशन पे मिलेगी। व्हाट आर अदर फॉर्मेट्स? अदर फॉर्मेट्स क्या हुए? मैं आपको 3 से 4 फॉर्मेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट द लास्ट फॉर्मेट इज DXF। DXF इज व्हाट? F denotes फाइल फॉर्मेट। दैट मीन्स जब आपके पास एक कलेक्टिव डेटा होता है और एक कलेक्टिव डेटा को आप जब ब्रेक करेंगे तो वो हमेशा DXF फाइल में ब्रेक होगा। DXF फाइल आप ओपन करेंगे, देन अगेन यू हैव टू सेव इट एज अ DWG। तो DWG एक्सटेंशन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमें बाकी एक्सटेंशन इतने यूज नहीं करने पड़ेंगे, जनरली इन जनरल यूज नहीं करने पड़ते हैं, बिकॉज DWG बहुत ज़्यादा फैमिलियर है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसी वजह से ये वाला एक्सटेंशन यूज किया जाता है। नाउ सी, वी हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नाम से वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। किसी भी मटेरियल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बट इन AutoCAD वी कैन इंपोर्ट एनीथिंग, वी कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग। जो भी आप AutoCAD में एक पॉइंट पे बनाएंगे आप उस एक पॉइंट को भी एक्सपोर्ट दे सकते हैं। आपका कोई भी पॉइंट इंपोर्ट हो सकता है, बट AutoCAD के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है। जैसे कि आप इस सेक्शन में, इस AutoCAD के सिंबल के सेक्शन में देखेंगे, जो इंपोर्ट है वो काम आता है आपकी फाइल्स को इंपोर्ट कराने के लिए। इस चीज़ के अलावा यहाँ पे कोई और इम्पोर्ट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ PDF आप इम्पोर्ट करा सकते हैं। आपको प्रॉब्लम है किसी, बार बार आपको PDF देखनी पड़ रही है, देन आपको काम देखना पड़ रहा है, आपको फिर PDF देखनी पड़ रही है, आपको काम देखना पड़ रहा है, तो आप PDF भी इम्पोर्ट करा सकते हैं।
फर्स्ट हाफ आपका चलेगा पीडीएफ, सेकंड हाफ आपका काम करेगा एज ऑटोकैड। सिमिलरली यहाँ पे डीजीएन भी होगा। जब भी आप किसी भी फाइल में काम करते हैं तो आप डीजीएन फाइल को इंपोर्ट करा के भी काम कर सकते हैं। देन आफ्टर काम होने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं इन DWG, नॉट एक्सपोर्ट। हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है एक्सपोर्ट करने को, थ्रू दिस ऑटोकैड आइकन ओनली। तो इस आइकन के बेसिस पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ। अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन किया है मैं उसको सेव एज पीडीएफ भी कर सकता हूँ। मैं उसको किस किस तरीके में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, किस किस फाइल में सेव कर सकता हूँ, तो ये जब हम लास्ट पार्ट जब ऑटोकैड का सीखेंगे प्लॉटिंग, मैं उसमें आपको सिखाऊंगा कि फाइल एक्सटेंशंस को आप और भी तरीके से सेव कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आप चाहें उस फॉर्मेट में। नाउ व्हाट आर पब्लिश, प्रिंट एंड ड्राइंग यूटिलिटीज, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज ये जब हम सीखेंगे, जब हम इस चीज़ का कुछ यूज़ करेंगे। बिकॉज अगर इसका यूज़ नहीं है तो आपको ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम देगा और आप कंफ्यूज भी होंगे। मैं चाहता नहीं हूँ आप कंफ्यूज हो, बिकॉज कंफ्यूजिंग के लिए चीज़ें बहुत सारी है इसमें। So this is the basic thing about this AutoCAD option. This is the symbol of this AutoCAD. एक चीज़ याद रखना, जब भी आप AutoCAD इंस्टॉल करेंगे वो हमेशा इंग्लिश वर्जन पे हो। और जैसा कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बोलता है कि आपको 32 बिट में लेना है और इधर 64 बिट में लेना है, वो आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज मेरा है 64 बिट, तो मैंने 64 बिट पे वो वर्जन डाउनलोड किया है। अगर आप देखेंगे आपका 32 बिट का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। सी, जो हमने ये चीज़ सीखी, ये चीज़ होती है टैब्स एंड टूल्स। मैं इसको आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, क्या क्या चीज़ क्या क्या काम आती है। टिल देन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिंबल्स हैं ऊपर, ये क्या चीज़ है और इसे क्या बोलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। व्हाट इज क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे कि आप नाम से सुन रहे होंगे क्विक एक्सेस, जिसको आप तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जितने भी आइकन है, आप यहाँ से आइकन हटा भी सकते हैं, और यहाँ पे आइकन जो आपके ज्यादा यूज आ रहे हैं, आपको काम आपका फास्ट करना है, तो वो आइकन आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, फर्स्ट ऑप्शन होता है हमेशा न्यू। ये न्यू ऑप्शन आप इस ऑटोकैड के सिंबल पे क्लिक करके यहाँ भी देख सकते हैं, ये यहाँ भी मिलेगा। बट फॉर योर कन्वीनियंस और आपका काम ज्यादा अच्छे से हो, फास्ट हो, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे भी है। उसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन भी है, सिमिलरली वो ऑप्शन यहाँ पर भी होता है ऑटोकैड का ऑप्शन पे भी। नेक्स्ट वन इज सेव, दिस इज सेव एंड दिस इज सेव एज। जो ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिले वो यहाँ पर भी है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे अंडू का है, सिमिलरली उसके बगल में यहाँ पे रीडू का भी है। जो मैंने ऑप्शन छोड़ा है वो है ये वाला, और ये है प्लॉट। प्लॉट क्या काम आता है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ऑटोकैड, बिकॉज इसी के बाद आपको क्लाइंट पैसा देता है। तो प्लॉटिंग इज वेरी नेसेसरी, वी शुड टेक केयर अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ ऑटोकैड। एज यू कैन सी, जैसे मैंने प्लॉट का विंडो ओपन किया है, आप देखेंगे कि मैं इसको किस किस तरीके में सेव कर सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे मैं इतने तरीके में इसको सेव कर सकता हूँ। दीज आर द फाइल फॉर्मेट्स, जो कि DWG, DWT, DWN, DWS के अलावा है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलेंगे वन नोट, XPS, फैक्ट्स, जनरल डॉक्यूमेंट, .PC3। तो दीज आर द फाइल फॉर्मेट्स, और आप चाहें तो इसको सिंपल PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्लॉट एरिया। इसकी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो कि मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसके पहले ये काम का भी नहीं है। नाउ हम आगे चलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक ये जो चीज़ है, ये वाइट वाइट सेक्शन में जो आ रही है, इसको बोलते हैं कमांड बार और कमांड विंडो। इसके दो नाम है, कमांड बार और कमांड विंडो। जितने भी आप ऑटोकैड में कमांड देंगे फॉर बिगनर्स, मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा कमांड यहाँ से देने हैं। आप यहाँ पे जो भी कमांड होगा वो कमांड आपको यहाँ से देना है। आइदर
आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो जा के सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सपोज मेरे को अगर लाइन खींचनी है तो मेरे को लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर मुझे डायमेंशन लेनी है तो मेरे को डायमेंशन इधर से क्लिक करना पड़ेगा, मुझे कुछ कॉपी करना है, मुझे स्ट्रेच करना है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फॉर बिगनर्स मैं बता दूं, आपको जो भी यूज़ करना है उसकी कमांड आप यहाँ पे डालेंगे ताकि आपको बेसिक्स क्लियर होंगे इस चीज़ के। सो दिस इज द कमांड बार। आप इसकी हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं। हिस्ट्री कैसे निकलती है? दैट इज द लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। दिस इज द व्हाट हैपेंड सर? कुछ आवाज नहीं आ रहा। क्या हुआ? हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क का इशू है। हाँ सर, शायद मीटिंग से लीव हो गए हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज एक बार बताएं। हाँ हाँ, अरे ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ी इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स व्हाई डिस्कनेक्ट हो गया है। तो मैं इट्स दोबारा ओके। कंटिन्यू। तो मैं आपको बता रहा था कि मॉडल और लेआउट में क्या डिफरेंस है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। Okay, so see, model is your plan. You can define, you can design number of plans in a model. लेकिन जब वो आपका मॉडल जब शॉप ड्राइंग के लिए चला जाता है, जब आपका वो प्लॉट में चला जाता है, तो वो मॉडल नहीं रहता है, ना ही वो प्लान रहता है, वो आपका चेंज हो जाता है लेआउट में। इन द AutoCAD we used to say shop drawing as layout. See, this is the model. In the left bottom you will see layout and model both. You can customize their names, you can rename them as per your choice, as per your plan views. How many type of views we have? I want to ask you guys that how many type of views we have. If you have some knowledge about this, please share with me. या प्लीज बोलें आपको व्यूज के बारे में कितना पता है और किस किस को पता है, ताकि मैं इस चीज को थोड़ा डीपली डिफाइन करूंगा। नहीं सर, हमें नहीं पता। नहीं पता है, ओके, नो इशू। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी को व्यूज के बारे में भी पता नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं ऑटोकैड के अंदर हम कितने चीजें, कितने टाइप के व्यूज जो हैं वो यूज करेंगे और कितने टाइप के व्यूज होते हैं। ओके, so first is your parametric view. What is parametric view? You should know that what is parametric view, what is isometric view, what is your orthographic view. There are three types of views. Those are very important in AutoCAD because हर एक व्यू का एक अलग अलग परसेप्शन है, एक अलग अलग पर्सपेक्टिव व्यूज होते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक क्या होता है? ऑर्थोग्राफिक इज अ 2D मॉडल इन 2D डेफिनेशन। दैट मीन्स वो 3D के लिए रिप्रेजेंटेशन में नहीं काम आता। 3D का मॉडल आप 2D में ले सकते हैं, लेकिन 2D का 3D में नहीं ले सकते। In isometric, you can convert in both the section 2D to 3D, 3D to 2D, but make sure the coordinates, the properties should be same. Otherwise, जो आपका 3D का जो 2D में आपको काम करना है वो नहीं हो पाएगा, 2D का 3D में हो जाएगा। And what is parametric? Parametric is what?
पैरामेट्रिक एक वो चीज़ है, सपोज मैंने एक डोर डिफाइन किया है, डोर डिज़ाइन किया है, मैंने स्लैब क्रिएट बनाई है, मैंने फाउंडेशन क्रिएट किया है, तो वो मेरे को एक रूम है जिसकी साइज है 40 स्क्वायर इन 40 by 40, you can understand by 40 क्रॉस 40, ओके। मैंने उसके हिसाब से उसकी फाउंडेशन की है, बट अलग मेरा दूसरा जो रूम है वो है 80 by 30। तो जब आपको इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज होगा कि ये साइजेस क्या होती हैं, आई थिंक आप लोग जानते होंगे जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है कि साइजेस किस तरह से डिफाइंड होती हैं। तो सपोज अगर 80 by 30 का है तो आपको उस वक्त यूज़ करना पड़ेगा आपका पैरामेट्रिक व्यू। पैरामेट्रिक व्यू क्या काम आएगा, जो आपने 40 by 40 के लिए जो फाउंडेशन क्रिएट की थी वो आप 80 by 30 में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप उसके अंदर जो पैरामीटर डिफाइन करेंगे वो इस तरह के पैरामीटर होंगे, वो यूनिवर्सल पैरामीटर के काम करेगा। उसके अंदर आप एक वैल्यू चेंज करेंगे, आपकी पूरी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। उस व्यू को बोलते हैं पैरामेट्रिक व्यू। ओके, नाउ I will tell you the settings of the AutoCAD. Basic settings of AutoCAD. What are those things? First, I will tell you about, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि ये ग्रिड्स हैं। ग्रिड्स के बाद जो आपकी सेटिंग्स आती है वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, और ये जितनी भी सेटिंग्स है ये एप्लीकेबल है फिलहाल मॉडल के लिए। आपको इसके अलावा अभी नहीं देखना है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको आगे से बताऊंगा। सो ग्रिड का अपन ने ऑप्शन देखा, ग्रिड आपका जो है आप यहाँ से टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे अभी टर्न ऑफ किया है मैंने, अभी मैंने टर्न ऑन कर दिया। तो दिस इज द ग्रिड। ग्रिड इज योर फॉर रेफरेंस ओनली। ग्रिड के बगल में जो ऑप्शन है वो है आपका स्नैप मोड। स्नैप मोड क्या होता है? स्नैप मोड वो चीज़ है, अगर ये आपका ऑफ होगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट और लास्ट पॉइंट और उसका जितने भी सर्कमफेरेंस पे पॉइंट आ रहे हैं, अगर सर्कल की बात करोगे तो वो आप पकड़ नहीं पाओगे। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी शुड turn on the snap mode और we should customize the settings as per your choice। जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि स्नैप मोड पे क्या क्या होता है। और इसमें दो तरह के मोड है, पोलर मोड एंड स्नैप मोड। तो पहले स्नैप मोड में आपको बताता हूँ। जैसे कि स्नैप मोड आप देखोगे कि एक्सेस जो है आप उसकी स्पेसिंग कर सकते हैं वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि 10-10 दिया हुआ है तो मैं जो ऑब्जेक्ट डिजाइन करूंगा अपना वो बाय डिफॉल्ट 10-10 लेगा ही लेगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देंगे तो वो ज्यादा लेगा। स्नैप सेटिंग्स हमेशा पॉइंट्स को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। स्नैप सेटिंग्स में और क्या क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ, जस्ट वेट। सी, दीज आर द स्नैप सेटिंग्स। स्नैप सेटिंग्स में आप क्या क्या कर सकते हैं? एंड पॉइंट पकड़ सकते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट पकड़ सकते हैं। सिमिलरली सेंटर ऑल्सो, अगर उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है। ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है? ज्योमेट्रिक सेंटर एक वो सेंटर है, किसी भी ज्योमेट्री में आप डिजाइन कर रहे हो, अगर आप सर्कल डिजाइन कर रहे हो तो आप देखेंगे उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो दैट इज ज्योमेट्रिक सेंटर। आप चाहें तो उसके बगल में देखेंगे कि एक सर्कल जैसा सिंबल भी बना हुआ है जो कि डिफाइन करता है कि ज्योमेट्रिक सेंटर क्या चीज होती है। आप किसी भी नोड को पकड़ सकते हैं। नोड वो होती है, नोड बोल सकते हैं आप, जंक्शन बोल सकते हैं उस चीज को, कुछ भी एज पर योर चॉइस। नोड वो चीज होती है जब किसी भी एक लाइन से आप दो ब्रांचेस एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस में निकाल चुके होंगे। यानी कि सिंपल एक हॉरिजॉन्टल में एक लाइन जा रही है, वाई एक्सेस में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो ब्रांचेस निकलेंगी। उस नोड को पकड़ने के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ने के लिए आपको ये नोड ऑप्शन भी ऑन रखना पड़ेगा। Similarly, quadrant, intersection, extension and all till parallel we can use as per their requirement, but हम अपने easiest convenient way के लिए क्या करते हैं, इनको सबको select करके रखते हैं। Okay, now what is polar mode? polar mode क्या होता है? polar mode वो चीज होती है जब आप किसी particular distance, जैसे कि सॉरी, इस चीज के लिए पहले मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा कि आप देख रहे हैं एक प्लस जैसा जो साइन आ रहा है ऑटोकैड पे, जो मूव हो रहा है प्लस जैसा साइन, और प्लस जैसे साइन के बीच में एक स्क्वायर शेप का कुछ कुछ है। ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर। ओके, और जो बीच का जो आपका पॉइंट है जो एक स्क्वायर शेप में आ रहा है वो एक पोलर मोड डिफाइन करता है। पोलर मोड क्या डिफाइन करता है? यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा आप इस पोलर मोड के थ्रू करेंगे
और जो भी आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन जब आप बना चुके होंगे, तब आप एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो ये हमेशा 0.25 खिसकेगा। क्यों ऐसा, क्यों कि 0.25 क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे अपन ने जब पोलर्स की सेटिंग देखी अभी, तो उसमें अपन ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है पोलर डिस्टेंस दैट इज 0.25। ये हमेशा 0.25 के डिस्टेंस को रखते हुए ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। अगर इसकी अपन विड्थ जो है वो बढ़ा देंगे 0.25 टू 1 तो वो चीज चेंज हो जाएगी। नाउ सी, जो आपका स्नैप मोड है वो स्नैप मोड आपके दो जगह पे काम आएगा। फर्स्ट इज योर रेक्टेंगुलर स्नैप एंड योर आइसोमेट्रिक स्नैप। तो जब हम 3D में काम करेंगे तो आइसोमेट्रिक पे क्लिक रखेंगे, और जब हम 2D ड्राफ्टिंग करेंगे तो रेक्टेंगुलर स्नैप ऑन रखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, दिस इज आवर आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। हमेशा में हम इसको ऑफ रखेंगे बिकॉज हम अभी 2D कर रहे हैं। जब हम 3D सीखेंगे, जब हम 3D का काम करेंगे तो हम इसको ऑन करेंगे। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दीज ऑल आर द सिमिलर सेटिंग्स दैट आर द स्नैप। दिस इज द एनोटेशन ऑब्जेक्ट। एनोटेशन आप देखेंगे, आपको एक एनोटेशन की टैब भी मिलेगी ऊपर होम के इंसर्ट के बगल में, पैरामेट्रिक के बगल में एक एनोटेट की टैब है जो कि आपका डायमेंशंस रिलेटेड होती है, आपको एक फिनिशिंग का काम देती है, वो होती है एनोटेशन टैब। नाउ सी, देयर इज स्केल। एक स्केल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं एक स्केल क्या चीज़ है। जब आप स्केल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं। नंबर्स इन द सेंस यहाँ पे आपका जो प्लान रहेगा वो 1:1 में रहेगा। आप उसको 1:2 में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1:4 में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ड्राइंग है, सपोज उसका स्केल 1 है, ओके, स्केल 1 है, लेकिन उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 1:1 में या 1:2 में, तो एक 1 हुआ, एक 2 हुआ। 2 किस तरह से हुआ, 2 वाला समझ नहीं आया। 2 इस तरह से डिफाइन होगा कि सपोज कोई भी मैं 100% काम किसी प्लान व्यू पे डाल दिया मैंने, जब आप उसको ड्रॉ करेंगे, आप उसको डिजाइन करेंगे, तो वो 1:2 की फॉर्मेट में होगा, आइदर 1:4 होगा, 1:5 होगा। यानी कि वो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना वो एक के कंपैरिजन में घटा के किया है, यानी रिड्यूस करके किया है। तो स्केल क्यों काम आएगा? आपको हमेशा स्केल काम आएगा किसी भी ड्राइंग, पूरी की पूरी ड्राइंग का स्केल चेंज करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको उसका व्यू चेंज करना हो, छोटा करना हो, आइदर बड़ा करना हो। तो स्केल क्यों यूज आया? आइदर वी हैव टू डिक्रीज और इंक्रीज द साइज ऑफ द होल ड्राइंग, होल DWG. So these are the type of scale. We can custom our scale on ourselves as per our requirement. Okay. Now see, this is XREF scale. What is XREF scale? XREF scale is a type of scale जिसमें आप एक बंदा जो स्केल चूज करेगा, ओके, मैं इसको एक और भी सिंपल तरीके से बताता हूँ। सपोज 2 जने हैं, एक सेम फाइल पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो है यूज कर रहा है 1:1 का स्केल। सेम ड्राइंग पे दूसरा बंदा जो यूज कर रहा है स्केल, वो यूज कर रहा है 1:8 का। ओके, तो जब दोनों फाइल में सेव दिया जाएगा तो जहां फाइल रखी हुई है वहां पे वो फाइल को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम देगा। आप जब भी एक सेव देगा और दूसरा उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, रीलोड लेगा उस चीज का, तो वो उस चीज के जितनी भी पैरामीटर्स होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी उस पूरी ड्राइंग की, वो आपकी ड्राइंग में अप्लाई हो जाएगी, जिसके चलते आपका व्यू डिस्टर्ब हो सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप XREF चीज यूज करेंगे, XREF क्या होगा, कैसे यूज करेंगे, ये बाद में सीखेंगे। XREF इज अ थिंग जिसमें आप एक फाइल के अंदर आप चाहें तो 100 बंदे काम कर सकते हैं, 1000 बंदे काम कर सकते हैं, लाखों बंदे काम कर सकते हैं। तो हमें XREF यूज करना है, और XREF स्केल विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज स्केल्स। ओके, नाउ सी, ऑटोकैड के कितनी तरीके के डिजाइनिंग फील्ड में ये चलता है, तो मैं आपको दिखाऊं। जब आप देखेंगे सेटिंग्स जैसा जो ऑप्शन है, जो सेटिंग्स जैसा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इतनी तरीके की चीजें हैं जो ऑलरेडी अपने पास बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड आपको देगा। तो फर्स्ट होता है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। व्हाट इज ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन? एनोटेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक फिनिशिंग टच डायमेंशनिंग पर्पस के लिए काम आता है। उसी को हम एनोटेशन टैब भी बोलते हैं और एनोटेशन वर्क भी बोलते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे एडिटेबल चीजें होती है।
Now the next one is 3D basics. What is 3D basics and 3D modeling? So जो हम 2D में जितना भी काम करेंगे आप उसको 2D मॉडलिंग भी बोल सकते हैं 2D ड्राफ्टिंग की जगह, बिकॉज एज अ ड्राफ्ट्समैन आप ड्राफ्ट्समैन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप कोई प्लान डिजाइन करेंगे तो आप एक मॉडलर होते हैं। तो आप एक जब मॉडलर रहते हैं तो आपकी वो काम जो रहेगा वो आपका रहेगा 2D मॉडलर, और अगर आप 3D में कर रहे हैं तो वो होगा 3D मॉडलर, और जो ड्राइंग होती है वो थी 2D मॉडलिंग और 3D मॉडलिंग। Now we can save all those things, these three things as our choice. आप देख रहे हो यहाँ पे बोल रहा है ये save current as, not save current, save current as, आप इसको किसी और तरीके से भी सेव कर सकते हैं। अगली आप चीज देखेंगे वर्क स्पेस सेटिंग्स, कस्टमाइज डिस्प्ले वर्क स्पेस लेबल। तो मैं आपको उसके पहले सबसे पहले बता दूं वर्क स्पेस सेटिंग क्या होती है। वर्क स्पेस सेटिंग जो होती है, आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है ना इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। ओके, इसको वर्क स्पेस बोला जाता है जो कि इनफाइनाइट है, और इसके अंदर सेटिंग्स क्या क्या हुई। एक अगर कोई जानता नहीं है ऑटोकैड बिल्कुल भी तो उसको मैं बताऊं इसकी सेटिंग्स क्या क्या होती। तो आप देखेंगे टॉप राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे दो ऑप्शन है, टॉप अभी फिलहाल सेलेक्ट है और 2D वायर फ्रेम। ये दोनों क्या चीजें होती हैं, ये कौन सी सेटिंग्स हुई, ये चीज समझ नहीं आई, ये मैं बताता हूँ आपको। जितने भी व्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 तरह के व्यूज होते हैं आपके। कौन कौन से? टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, साइड व्यू एंड अनदर साइड व्यू। आप देखेंगे अगर एक 3D क्यूब को तो उसमें 6 व्यूज होते हैं, 6 की 6 डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं, ऑल आर 90 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो वो जो व्यूज होते हैं ऑटोकैड आपको क्या देगा, एक फैसिलिटी देता है। अगर आप 3D में काम करेंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन को उस ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इन 2D केस यू हैव टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर व्यू, बिकॉज अगर आप किसी और व्यू में जाके सपोज मेरे को टॉप और राइट दोनों के बीच के व्यू में काम करना है तो आप वो चीज सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप सेलेक्ट कर भी लोगे कोई बड़ी बात नहीं है, आप सेलेक्ट कर भी लोगे लेकिन उसके अंदर आपको मॉडलिंग करने में बहुत इश्यूज होंगे। आप लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस में, आपको वो जब आप उसको एक पर्टिकुलर व्यू में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो वाई एक्सिस में गई है। तो 2D ड्राफ्टिंग में एक पर्टिकुलर व्यू होना बहुत जरूरी है। इन द केस ऑफ 3D यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। नाउ सी, ऑटोकैड आपको एक फैसिलिटी देता है इसमें, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। जो साइड व्यूज थे वो है फ्रंट बैक, कंफ्यूज ना हो। आपको इतने व्यूज तो पता ही है, 2D में ये आप काम में भी ले सकते हैं। जब आप 3D में जाएंगे तो आपको ऑटोकैड एक फैसिलिटी देता है। वो फैसिलिटी क्या है, वो आइसोमेट्रिक के अंदर आपको 4 नए व्यू देता है जो कि आप 2D के अंदर बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो व्हाट इज SW? SW इज साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप आइसोमेट्रिक व्यू को रख सकते हैं। सिमिलरली आप उसके नीचे देखेंगे SE इज साउथ ईस्ट, similarly northeast and northwest isometric views. So these are the 4 new views facilitated by AutoCAD by default. Now we have 2 to 3 more options in views only. First is custom model view, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था टेम्पलेट डिसाइड होता है स्टार्टिंग में ट्रू नॉर्थ और प्रोजेक्ट नॉर्थ के हिसाब से। तो जब आपको क्लाइंट काम देगा तो वो आपको एक व्यू देगा, पर्टिकुलर व्यू की, जो मेरा जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो मैं जब इसको इस डायरेक्शन से देखूंगा तो वो ये वाला व्यू होना चाहिए। वो मे बी व्यू हो सकता है बॉटम राइट, मे बी हो सकता है लेफ्ट फ्रंट, ओके, वो कोई सा भी एक व्यू हो सकता है। तो हम उस चीज को कस्टम करेंगे, यानी कि हम अपना एक व्यू बनाएंगे कि जहां से आपको एक वो पूरी बिल्डिंग दिखेगी, चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, हॉस्पिटल हो, रेजिडेंशियल हो, एनीथिंग। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 पॉइंट और दिखेंगे। व्यू मैनेजर, यानी कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर व्यू में हैं तो आप उसके व्यू मैनेजर में जाके आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसके आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। पर्सपेक्टिव इज द व्यू। पर्सपेक्टिव भी एक व्यू है लेकिन इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है 2D के अंदर। क्यों? क्योंकि 2D के अंदर आपको एक्स और वाई एक्सिस में ही काम करना है, इस वजह से इसमें आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती पर्सपेक्टिव व्यू को।
पर्सपेक्टिव व्यू एक वो व्यू होता है जिसके अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो जब आपके फेस आपकी तरफ होगा उस ऑब्जेक्ट का तो वो आपको बड़ा दिखेगा, और जब वो पीछे की तरफ होगा तो आपको स्मॉल दिखेगा, साइज में छोटा लगेगा, पीछे से नैरो हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा इसको कि पर्सपेक्टिव व्यू क्या चीज होती है। टिल देन ये हुआ व्यूज का सेक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आप 2D मॉडलिंग 3D मॉडलिंग कर रहे थे वो चीज़ क्या रहती है। तो वो चीज़ ये होती है, जब भी हम 2D में काम करेंगे तो हम इस चीज़ को रखेंगे 2D वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम हमेशा आपको ऑन रखना है, तो ही आपका काम सफल होगा 2D ड्राफ्टिंग के अंदर। ओके, आपको बाकी कोई और से मतलब ही नहीं होना चाहिए जब तक आप 2D के अंदर हैं। जैसे ही आप 3D में जाएंगे आप बाकी के सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इन सब की सेटिंग्स हैं, इन सबको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं बाय विजुअल स्टाइल मैनेजर। मैं आपको अभी कोई सी भी सेटिंग्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा आइडिया लगे इसके बारे में, बिकॉज अगर मैं सेटिंग्स बताऊंगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा फिलहाल। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंटरफेस सेटिंग्स ऑफ द ऑटोकैड, जो कि यहाँ पर थी वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। वर्क स्पेस सेटिंग क्या होती है, उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं, और वर्क स्पेस लेबल क्या होता है। तो दिस इज द लेबल ओवर देयर। लेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। When you will click this option customization, a window will open जिसमें आपको एक पूरी चीजें दी रखी हैं कि आप क्या क्या चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। तो जो पहली चीज है वो है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आपको हमेशा कस्टमाइज करने पड़ेंगे एज पर आर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा आपको कोऑर्डिनेट उसके हिसाब से सेट करने पड़ेंगे। मॉडल स्पेस, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला पूरा सेक्शन आपका मॉडल स्पेस में जितनी भी सेटिंग्स है, जितना भी आपको कस्टमाइजेशन करना है यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली दोज आर द इनपुट्स यू कैन से जिसको आप कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। Now I will make you familiar with the tabs only today. Okay, so what is the first tab? First tab है आपकी होम टैब। होम टैब आपकी बहुत बेसिक टैब होती है जिसके अंदर आपके सारे जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी बेसिक टूल्स हैं, वो सारे होम टैब में आपको मिलेंगे। बस उस होम टैब के अंदर आप देखोगे कि एक सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि जो होम सेक्शन में ड्रॉ का सेक्शन है वो आप देखेंगे वो यहीं तक है। ये है आपका ड्रॉ सेक्शन। उस ड्रॉ सेक्शन में आपके पास इतने सारे टूल्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। सिमिलरली होम टैब के अंदर आपका मॉडिफाई का जो सेक्शन है आप उसके अंदर आप देखेंगे ये वाले टूल्स हैं। कैसे कैसे यूज करते हैं, जब हम डिजाइनिंग करेंगे तब इनका सबका यूज आएगा। आपको मैं एक एक का यूज करके बताऊंगा कौन चीज कैसे यूज होती है। वैसे ही एनोटेशंस होता है, लेयर्स है, सेक्शन है, ब्लॉक है, क्लिपबोर्ड है, व्यू है, यूटिलिटी है, प्रॉपर्टी है, ग्रुप है। तो ये इतने तरह के सेक्शंस है होम टैब के अंदर। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से ऑटोकैड में किया जा सकता है। प्लीज़ मेक श्योर एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको एक लाइन भी खींचनी है ऑटोकैड में तो उसके 5 तरीके हैं। आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, बट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए करेक्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से। नाउ व्हाट इज इंसर्ट टैब? इंसर्ट टैब क्या होती है? इंसर्ट टैब के अंदर आपने देखा होगा, आप कुछ भी चलाते हैं, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, MS ऑफिस का कुछ भी हो, आप इंसर्ट टैब उसमें बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपको जब भी कोई भी इमेज अटैच करनी है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो आपको इंसर्ट ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे वैसी चीज़ें तो नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिस तरह की मैं बता दूँ, जैसे कि एट्रीब्यूट्स, ब्लॉक्स, क्लिप्स एंड PDFs। ये हमारे बेसिक चीज़ें होंगी जो हमारी स्टार्टिंग से काम आएंगी। जब हम एडवांस सीखेंगे, फंडामेंटल कंप्लीट होने के बाद में जब हम एडवांस सीखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अंडर लेयर्स, फ्रेम वेरी, स्नैप टू अंडर ले ऑन क्या होता है, ऑटोडेस्क रिकैप क्या चीज़ होती है, एंड ऑल दीज ऑप्शंस, ये चीज़ क्या होती है। बिकॉज ये जब आपकी काम आएंगी तो वो आपका एक प्रोजेक्ट लेवल का काम में काम आएंगी, जो है कि इंपोर्ट डेटा, लिंकिंग एंड एक्सट्रैक्शंस, और एक एक लोकेशन। लोकेशन क्या होती है? प्रोजेक्ट की लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लोकेशन दैट मीन्स ट्रू नॉर्थ प्रोजेक्ट नॉर्थ नहीं पता होगा
तो वो लोकेशन आप यहाँ नहीं डाल पाएंगे। सपोज मैंने प्रोजेक्ट लिया है अहमदाबाद का, मैं अहमदाबाद में कुछ बना रहा हूँ, मैंने लोकेशन यहाँ पे सेटिंग नहीं की है, तो वो अहमदाबाद में कभी शो ही नहीं होगा कि ज्योग्राफिक लोकेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एनोटेशन टैब। एनोटेशन टैब मैंने आपको बताया है कि एक फिनिशिंग टच के लिए काम आता है। और एक चीज और बताऊंगा जब आप एडवांस सीखेंगे, मैं अभी बता दूं वो चीज क्या होती है। एनोटेशन आपके फील्ड मार्कअप के लिए भी काम आती है। फील्ड मार्कअप क्या होता है? किसी भी ड्राइंग में अगर कुछ भी मिस्टेक्स होती हैं या कुछ भी चीज आपको याद रखनी है या किसी भी इंडिकेशन के लिए आपको कुछ भी ड्रॉ करना पड़ता है, तो उस वक्त आपका काम आता है एनोटेट। इसके अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि टेक्स्ट, डायमेंशन, सेंटर लाइन, लीडर, टेबल, मार्कअप एंड एनोटेशन स्केलिंग। तो ये सब के अंदर अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। एक एक टूल अपन सीखेंगे जैसे जैसे अपनी रिक्वायरमेंट होती जाएगी। नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक इज ऑल अबाउट द 3D। ये जितना भी हम 3D के अंदर यूज करेंगे उसके पहले हमारा इसका कोई यूज नहीं है। पैरामेट्रिक इज अ टैब जिसके अंदर हम एक चीज को पैरामेट्रिक करेंगे और वो दूसरी चीज में भी अप्लाई करेंगे, यानी कि काम एक बार होगा और यूज बार बार होगा। नेक्स्ट इज योर व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होगा? व्यू टैब में मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज जो आती है UCS। UCS क्या होता है? तो UCS के लिए मैं आपको बता दूं, आप देख रहे होंगे UCS एक वो चीज होती है जिसमें आपको सारे डायरेक्शंस मिलती हैं, जो कि एक WCS भी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है WCS। इस WCS पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा न्यू UCS। तो ये है एक पर्टिकुलर WCS दैट मीन्स एक पर्टिकुलर व्यू जो उसने आपको एक सेलेक्ट करके दिया है। आप अगर चाहें तो न्यू UCS पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप उसको चाहें जिस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज UCS जिसके अंदर आपकी चारों की चारों डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड आपके सारे व्यूज हैं। आप देख रहे होंगे टॉप इधर होगा, राइट, लेफ्ट, बॉटम, ओके, फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट वन इज व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है? ये 2D का ही पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन व्यू पोर्ट अपना जब हम प्लॉटिंग करेंगे, यानी कि जब हम शॉप ड्राइंग करेंगे, तो उस आपका व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा। आपका किसी भी प्लॉट, कोई भी जो भी आप प्लॉट बनाएंगे, कोई भी आपका व्यू जब किसी प्लॉट में जाएगा तो उसकी जो सेटिंग्स होंगी, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा, वो व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही बढ़ेगा। These all are for the 3D पर्पस। बट जैसे कि शीट मैनेजर है, ये कॉमन है 2D प्लस 3D बोथ। प्रॉपर्टी 2D प्लस 3D बोथ। टूल पैलेट 2D प्लस 3D बोथ। ओके, व्हाट इज स्विच विंडो? स्विच विंडो मैं आपको करके दिखाऊंगा किसी दिन जब हम इस चीज के आगे बढ़ेंगे। डोंट प्लीज 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 डोंट डू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, इट विल डिस्टर्ब योर कनेक्शन ओनली। नेक्स्ट इज मैनेज टैब। व्हाट इज मैनेज? मैनेज के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही कॉमन चीजें हैं। इसी के अंदर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी मिलेगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत डिफरेंट है इस ऑटोकैड के ऑप्शन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। यहाँ से आप फाइल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये CUI एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है। CUI क्या होता है? CUI इज द यूजर इंटरफेस, कस्टमाइज्ड यूजर इंटरफेस इज CUI। तो वो जो भी चीज आप कस्टमाइज करेंगे, आप उसकी सेटिंग्स को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि फर्दर फ्यूचर में आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट उसी सेटिंग्स से रिलेटेड आता है तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट ना करके उसको सिंपल लोड कराएं और अपना काम करें। नेक्स्ट इज आउटपुट। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट में आप देखेंगे सबसे पहले है प्लॉट, बैच प्लॉट, प्रीव्यू। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है आपका प्लॉट प्लस एक्सपोर्ट टू DWF और PDF, ये आपका प्लॉटिंग के टाइम का काम का है, दैट मीन शॉप ड्राइंग। एडिन्स, एडिन्स अपने पास नहीं है। एडिन्स अपन क्रिएट जरूर कर सकते हैं। एडिन्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि सपोज आपको एक बिल्डिंग के अंदर 1000 डोर लगाने हैं, 1000 डोर, लेकिन आप 1000 डोर एक एक बार बनाओगे तो नहीं। तो आप क्या करोगे? आपने एक एडन डिजाइन किया, आप एक डोर
बनाओगे और उसको एक जगह बैठाओगे, वो पूरी बिल्डिंग में बैठ जाएगा। वो होता है एड इन, जो आपका काम फास्ट करता है। आपको एक जगह लगाना है, एक बार बनाना है, और वो पूरे के पूरे बिल्डिंग में काम आएगा। That is add in. Now collaborate. What is collaborate? Collaborate is a tool, is a tab in which we can share our work, we can save our work in a central mode. What is central mode? Central mode वो चीज होती है जहाँ पे अगर एक से ज्यादा लोग बाग काम कर रहे हैं सेम फाइल पे, तो वो जो फाइल सेव होगी, उस फाइल को हम एक सर्वर पे सेव रखते हैं, आइदर हम उसको एक लोकेशन पे सेव रख सकते हैं जहाँ से उस फाइल को सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो वो होता है कोलैबोरेट। इसमें आप देखेंगे, आपको देखेगा शेयर्ड व्यूज और DWG कंपेयर। व्हाट इज कंपेयर? कंपेयर आप जब अपना काम कर चुके होंगे तो आप दूसरे के साथ उस चीज को कंपेयर कर सकते हो। दैट जो आपका डिफरेंस होंगे सेम ड्राइंग में और जो सामने वाले की ड्राइंग में, वो सीधे सीधे हाईलाइट होंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस टूल। एक्सप्रेस टूल इज द टैब। इसके अंदर जितने भी फंक्शन है ये 2D 3D तीनों दोनों के लिए ही काम आते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, एक्सप्लोड्स हैं, मैं अभी इनके नाम लूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये जितने भी फंक्शंस हैं ये 2D और 3D दोनों के लिए काम आते हैं, और अपन इनको 2D 3D दोनों के साथ में सीखते चलेंगे ताकि आपको इनका करने का तरीका जो अलग अलग है वो आपको समझ में अच्छे से आएगा। नाउ द फीचर्ड एप्स जो हमारे काम का नहीं है, बट आपको ऑटोकैड एक फैसिलिटी और देता है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टोर से, और आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी तरीके के ऐप्स है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हैं, लेकिन अगर मैं इसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा अभी विदाउट लाइसेंस, तो आपके घर पे बैठे बैठे लाइसेंस का क्लेम आएगा। वो क्लेम आपको भरना पड़ेगा और वो क्लेम थोड़ा कॉस्टली होता है, तो प्लीज नेवर क्लिक ऑन दोज लिंक्स। ओके, so this is the basic thing about the AutoCAD, and what are the things that we will design over here is the residential building, hospitals, bridge, any type of house, any type of schools, colleges, everything and any you can design. तो आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा फेक रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जिस ऑफिस में मैं अभी काम करता हूं, तो मेरा भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है फिलहाल वो है लुसेल स्टेडियम। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, एक लुसेल स्टेडियम चल रहा है, और वो एक स्टेडियम है फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए, जो कि 2022 में बनेगा। बन चुका है ऑलरेडी, बट उसका जो फिनिशिंग टच जो मैंने आपको बोला था एक एनोटेशन टैब में फिनिशिंग टच, उस तरह का जो काम है वो पेंडिंग है। तो वो काम अभी चल रहा है, वो काम चल रहा है कतर में। तो एक स्टेडियम भी आप इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, हम एक बार में कैसे सीखेंगे। बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट एक चीज़ का याद रखें, जितना आपको जिस दिन सिखाया जाएगा उस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द ऑटोकैड। आपको ऑटोकैड कहाँ से डाउनलोड करना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोडेस्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको एक मेनू का ऑप्शन मिलेगा। इस मेनू के ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउनलोड्स। आप इस डाउनलोड पे जाएं। डाउनलोड पे जाने के बाद में आप इसको फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पे जाएं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप ध्यान रहे, आपको ना इन्वेंटर लेना है, ना इन्फ्यूजन लेना है, ना रेविट एंड माया, थिंकरकैड, 3D Max एंड ऑल। जस्ट क्लिक ऑन ऑटोकैड। दिस इज द फ्यूजन एंड दिस इज द इन्वेंटर, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑटोकैड। बट आपको ये दोनों चीज़ें नहीं लेनी है क्योंकि इसका यूज़ अपने पास अभी फिलहाल नहीं है। तो आपको सिंपल ऑटोकैड पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद में आपको आपके कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, लाइक आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। तो जस्ट मेंशन दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फलाना फलाना कोर्स, सपोज बीटेक, बीकॉम, बीबीए, जिस भी कोर्स के आप हैं, जस्ट वो आपको मेंशन करना है ताकि वो आपको एक स्टूडेंट ट्रायल पे आपको वो सॉफ्टवेयर देगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको आपकी आईडी डालनी है, और अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई है तो आप अकाउंट भी बना सकते हैं, और उसको सीधा बनाने के बाद में यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करें और इंस्टॉल कर सकते हो। सो दिस इज द
प्रोसीजर ऑफ डाउनलोडिंग ऑटोकैड। और हाँ, एक चीज और, आप 2016 टू 2021 आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट प्लीज याद रहे 2016 नीचे वाले वर्जन नहीं लेने हैं। और एज पर योर कंपैटिबिलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप और लैपटॉप, आप 32 बिट और 64 बिट का कोई सा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहें तो मैं आपको से एक बार रूबरू करा देता हूँ कि हम क्या क्या सीखेंगे, तो जस्ट सेकंड फॉर दैट। या आई थिंक अभी सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी। तो स्क्रीन में आप देखते हैं कि में अपना ऑटोकैड जो है अपन फिनिश करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मेट जो अपना वो है फंडामेंटल का। तो अपन सबसे पहले फंडामेंटल पे देखते हैं कि फंडामेंटल में अपन क्या क्या सीखेंगे। तो दिस इज सिलेबस फंडामेंटल कोर्स। फंडामेंटल में अपन सीखेंगे ऑटोकैड और उसके यूजेस क्या क्या है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑटोकैड का एक तरह से मैं आज आपको दे चुका हूँ, उसका यूज क्या क्या है। एक जैसे कि एक फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम बन रहा है, आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन इस तरीके से आपको उसकी लिस्ट तक बता देगा कि आपको क्या बिल्डिंग्स देखने को मिल सकती हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट वन है डिस्प्ले मैनेजमेंट, डिस्प्ले की सेटिंग्स की, कोऑर्डिनेट मेथड, कमांड, लेयर। सो दिस इज ऑल द सिलेबस फॉर फंडामेंटल ओनली, नॉट फॉर एडवांस, दिस इज द फंडामेंटल ओनली, जिसके अंदर हम बेसिकली कस्टमाइजेशन और बेसिक ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो मेन पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, 2D ड्राफ्टिंग। और जो जैसे कि मैंने आपको व्यूज बताए थे, और पैरामेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक व्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको पर्टिकुलर सेशन पे कवर करते चलेंगे ताकि आपको एक अच्छे से क्लियर हो। जस्ट मैंने आपको आज एक ओवरव्यू दिया है, और ये एक तरह से मैंने आज आपको 2D का जो है सिलेबस कवर करवाया है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको एडवांस में क्या क्या है। तो हम ये चीज़ें एडवांस में सीखेंगे जो एडवांस में आती है। दिस इज द फॉर एडवांस ऑटोकैड। सो पहले हम फंडामेंटल कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एडवांस। और जहाँ जहाँ हमें पैरेलल 2D और 3D के साथ साथ एडवांस और फंडामेंटल की ज़रूरत पड़ेगी, हम वो चीज़ भी साथ में सीखते चलेंगे। जैसे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज इन 2D मॉडल, दैट मीन्स फंडामेंटल ऑल्सो। तो ये चीज़ हम सीखते चलेंगे साथ साथ कि ये चीज़ें कैसे काम आती है, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो दिस इज द सिलेबस फॉर AutoCAD in fundamental plus advanced. Okay, so we can end now the session.